हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उत्कर्ष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फ्री पाठशाला, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आप अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सके बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर मीन्स एंडोसियम को हमको पढ़ना है। क्लियर है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एंडोसियम। सबसे पहले हम लोग डाल लेते हैं हेडिंग एंडोसियम, जिसको हिंदी में कहते हैं पुमंग, जो पुष्प का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है बच्चों। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नर जनन अंग है। ये पुष्प का नर जनन अंग है एंडोसियम। जैसा कि सभी को पता है, पुष्प का तीसरा चक्र ये है एंडोसियम, जिसको पुमंग कहते हैं, जो बहुत से स्टेमेन से मिलकर बना होता है। स्टेमेन हिंदी में पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर। ठीक है। तो एंडोसियम क्या है हमारा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो बहुत से स्टेमेन से मिलकर बना होता है, मतलब पुंकेसर से मिलकर बना होता है। अगर हम बात करें कि एक स्टेमेन कैसा होता है हमारा, तो एक स्टेमेन देखिएगा इस तरीके से, कुछ ऊपर का भाग फूला हुआ होता है, नीचे का भाग आपका फिलामेंटस होता है। यह हमारा एंथर हो गया, यह हमारा कनेक्टिव हो गया, और यह हमारा बेस पार्ट फिलामेंट हो गया। ठीक है। तो प्रत्येक स्टेमन, हम बात करें कि प्रत्येक स्टेमन में 3 भाग होते हैं, एंथर, फिलामेंट और आपका कनेक्टिव। एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। अब अगर हम बात करें तो एंथर जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये पूरा भाग जनन क्रिया में भाग लेता है, इसलिए हम इसको कहते हैं फर्टाइल पार्ट। और ये जनन क्रिया में भाग नहीं लेता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेराइल पार्ट कहते हैं। फिर से एक बार बता दूं मैं कि एंडोसियम जो पुमंग है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, पुष्प का नर जनन अंग होता है, जो तीसरा चक्र होता है, जो बहुत से स्टेमेन से पुंकेसर से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पुंकेसर में 3 भाग होते हैं, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट होता है। अब इस तरीके से दिख तो गया, लेकिन आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि ये इस तरीके से कैसे बना। तो अब हमको बात ये करनी है कि स्टेमेन जो है, स्टेमेन का निर्माण कैसे हुआ है। तो आप सभी को पता है, पुष्प अगर मैं बात करूं, ये पुष्प हमारा, ये देखिएगा छोटा सा पुष्प बनाने का प्रयास कर रहा हूं जिससे कि आपकी समझ में थोड़ा सा आप टॉपिक से कनेक्ट हो सकें। ये हमारा पुष्प है, यहां पे हमारा थैलमस होता है। ठीक है। और ये हमारा कैलिक्स हो गया, और ये हमारा हो गया पिडसिल। तो अगर मैं बात करूं इस पुष्प में, तो ये हमारा क्या है? ये आपका ये कैलिक्स है, ये आपका कोरोला है, ये आपका एंडोसियम है, और यह आपका गाइनोसियम है। ठीक। कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम। तो प्रत्येक पुष्प में 4 चक्र होते हैं, जिस तीसरे चक्र को, जिसको नर जनन अंग कहा गया है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा गया पुष्प का, जो बहुत से स्टेमेन से मिलकर बना, उसकी बात हमको करनी है और वही हम पढ़ रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि इसका निर्माण कहाँ पे हुआ है बच्चों, तो ये देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पेट्सिल जहां से लगा है, इसको कहते हैं थैलमस। क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं थैलमस कहते हैं। थैलमस कहते हैं पुष्पासन, पुष्पासन कहते हैं। अब इसी पुष्प के आसन पर ये पुष्प के सभी भाग लगे होते हैं। तो हमारा जो एंडोसियम है, स्टेमेन है, तो स्टेमेन का जो विकास है थैलमस पर छोटे छोटे उभार के रूप में होता है। ठीक है। तो थैलमस पर, पुष्पासन पर छोटे छोटे बट के रूप में ये इनका निर्माण होता है। फिर आगे चल के ये बड़ा सा एक भाग बनाते हैं, फूल जाते हैं। जो ऊपरी भाग होता है ये हमारा एंथर कहलाता है। जो डाइथिकस होता है, मतलब 2 लोब में बटा होता है, जिसको जोड़ने का काम कनेक्टिव करती है। उसका जो बेस पार्ट है वो फिलामेंट होता है, जो पुष्पासन से कनेक्ट रहता है। ठीक है। तो अब
आई थिंक आप जान गए होंगे कि स्टेमन में 3 पार्ट हैं और इनका निर्माण भी आप देख चुके हैं कि थैलमस पर छोटे छोटे उभार के रूप में है। और ये देखिएगा, ये हमारा जो ग्रीन कलर से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमारा स्टेमन हो गया। तो क्लियर है? ठीक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इनका डेवलपमेंट कैसे होगा। दूसरी बात, यही आपका जो एंथर है, इसी एंथर में आपके क्या होंगे, पराग कोश होंगे। और पराग कोश में हमारे क्या होंगे बेटा, इसी पराग कोश में हमारे परागकण होंगे। क्या होंगे? परागकण। तो हमको जो इसमें पढ़ना है, इसमें वही पढ़ना है कि भैया परागकण कैसे होंगे, कहाँ पे स्थित होंगे और मैच्योर कब होंगे, और उसके बाद निषेचन कैसे करेंगे और नया प्लांट कैसे बनेगा। तो इसके अंदर हमारे 4 पॉलन सैक होते हैं और 4 पॉलन सैक में हमारे परागकण भरे होते हैं, मैच्योर होते हैं, डेवलपमेंट होता है उनका। फिर उसके बाद मैच्योर होंगे, मैच्योर होने के बाद क्या होगा, ये एंथर फटेगा, परागकण निकलेंगे और दूसरे मादा जननांग पर जाकर वहां पे एक सेल को फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइज करने के बाद नए पुष्प का निर्माण हो जाएगा या नए संतान का विकास हो जाएगा। तो ये हमारी बात थी स्टेमेन की। फिर से एक बार समझ लीजिएगा कि एंड्रोसियम पुमंग जिसको कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है पुष्प का, जो बहुत से स्टेमेन से मिलकर बना होता है। अगर हम ऐसा करें, ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड एंड्रोसियम, या हम ये कहते हैं एंड्रोसियम की यूनिट होती है स्टेमेन, पुंकेसर। अब एक पुंकेसर में 3 भाग होते हैं, एंथर होता है, कनेक्टिव होता है, फिलामेंट होता है। ठीक। अब इसी एंथर में परागकोश होते हैं जिसमें पॉलन ग्रेन हमारे भरे होते हैं बच्चों। तो यहां बात हो गई स्टेमेन की। अब अगर हम बात करें कि स्टेमेन का विकास कैसे हुआ, स्टेमेन का विकास कैसे हुआ, तो स्टेमेन का विकास थैलमस पर छोटे छोटे उभार के रूप में होता है। और उभार के रूप में होने के बाद क्या करते हैं, ये विकसित होते हैं और विकसित होकर ऊपर की तरफ फूला हुआ भाग बनाते हैं, इसको एंथर कहते हैं। नीचे बेस पार्ट फिलामेंट होता है। अब अगर हम बात करें तो हेडिंग डाल लीजिएगा बच्चों, जिससे हमको पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, या हम बात करें इसी को हम कह सकते हैं एंथर, क्योंकि कहीं ना कहीं लघु बीजाणुधानी की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें हमारा एंथर होगा। तो लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजिया और एंथर की बात हम कर सकते हैं। या इसी में एक टॉपिक और हमको पढ़ना है, एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ना है बच्चों। मतलब हमको ये पढ़ना है कि माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी जिसमें हमारे परागकोश बनने हैं, एंथर बनने हैं, उनका विकास कैसे होगा और फिर परागकोश से परागकण का डेवलपमेंट कैसे होगा या परागकण कैसे बनेंगे। ठीक है, तो हमको पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अगर हम बात करें, ये देखिएगा फिर वही बात, थैलमस पर छोटे छोटे उभार के रूप में हमारा स्टेमेन विकसित होता है। और विकसित होने के बाद जब ये यंग हो जाता है, थोड़ा सा यंग हो जाता है, तो अगर हम इसको काट कर देखें, इसी स्ट्रक्चर में हम दिखा दे रहे हैं, इसको हम क्या करें, इसका टीएस काट कर देखें तो हमको बहुत सारी सेल्स का स्ट्रक्चर मिलेगा। स्पोरोजेनस टिश्यू का स्ट्रक्चर हमको मिलने वाला, ये देखिएगा। ये हमारा यंग एंथर की टीएस है। धीरे धीरे क्या हुआ, थैलमस पर वृद्धि विकास हुआ, पहले बड्स के रूप में बने, फिर ग्रुप ऑफ सेल्स हो गए। अगर इनको काट के देखा जाए तो ये बहुत सारे आप कह सकते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू आपको दिखाई देंगे, स्पोरोजेनस टिश्यू। अब इसी स्पोरोजेनस टिश्यू की बात हम कर दें कि इसमें से कोशिकाएं धीरे धीरे डेवलप करती हैं, बड़ी होती हैं और लघु बीजाणुधानी में हम ये कह दें कि चारों कोनों पर अरेंज हो जाती हैं। या हम यूं कहें कि जो एंथर है, एंथर से क्या होता है, प्रत्येक एंथर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम का निर्माण करता है। ठीक, तो प्रत्येक एंथर
4 माइक्रोस्पोरेंजियम का निर्माण करता है। वो जो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम बनती हैं वो इन्हीं स्पोरोजेनिक टिश्यू या हम कहते हैं जो यहाँ की सेल्स होती हैं तरुण पराग कोश की या यंग एंथर की, यहाँ से उनका विकास होता है और चारों कोनों पे कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाती हैं। देखिएगा बच्चों, ये इन्हीं कोशिकाओं से चारों कोनों पर अरेंज हो जाती हैं और इन कोशिकाओं को हाइपोडर्मल माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल कहा जाता है। तो इस तरह से हम बात करेंगे कि प्रत्येक एंथर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम का निर्माण करता है और प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम हाइपोडर्मल माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल के द्वारा विकसित होती है। ये हमारी जो सेल्स हैं इनको कहा जाता है हाइपोडर्मल माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल। अगर बच्चों दिख नहीं रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे आगे की वीडियो में हम उसको सही से लिखने का प्रयास करें। तो ये हमारी स्पोरोजिनस सेल थी। इन्हीं कोशिकाओं में से कोई कोशिका धीरे धीरे विकसित करती हैं और 4 माइक्रोस्पोरेंजियम का निर्माण करती हैं और माइक्रोस्पोरेंजियल का जो निर्माण है वो इन्हीं 4 हाइपोडर्मल माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल के द्वारा होता है। अब अगर हम इस एक सेल की बात करें तो जब इसको हम बाहर निकालें और देखेंगे कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, देखिएगा इन्हीं हाइपोडर्मल माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल में क्या होता है बच्चों, पेरिक्लाइनली और एंटीक्लाइनली डिवीजन हो जाता है। क्या होता है बच्चों, पेरिक्लाइनली और एंटीक्लाइनली डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप ये हाइपोडर्मल माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल 2 भागों में बट जाती हैं। बाहर की तरफ जो भाग होता है उसको हम कहते हैं पेराइटल सेल। क्या कहते हैं बच्चों, पेराइटल सेल कहते हैं। इसी को एक नाम और दिया जाता है, बताओ इसको क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं प्राइमरी वॉल सेल। क्या नाम देते हैं बच्चों, प्राइमरी वॉल सेल कहते हैं। क्लियर यहां तक की बात है। तो ये आपकी जो हाइपोडर्मल माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल थी ये 2 भागों में बट गई। इसको कहा गया, एक को कहा गया पेराइटल सेल या प्राइमरी वॉल सेल, और दूसरी जो ये कोशिका देख रहे हैं आप इसको कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। इसको क्या कहते हैं बच्चों, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, या इसका एक नाम और है, इसका दूसरा नाम क्या है, आर्ची स्पोरियल सेल कहते हैं। ARCHAESPORIL आर्ची स्पोरियल सेल कहते हैं। ठीक, तो प्रत्येक हाइपोडर्मल माइक्रोस्पोरेंजियल सेल से क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम का विकास होता है, निर्माण होता है, और ये हाइपोडर्मल माइक्रोस्पोरेंजियल सेल 2 भागों में बट जाती हैं। अंदर की तरफ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल या आर्ची स्पोरल सेल बनाती हैं और बाहर की तरफ पेराइटल सेल या प्राइमरी वॉल सेल का निर्माण करती हैं। फिर इनमें पेरिक्लाइनली और एंटीक्लाइनली होता है बच्चों डिवीजन। क्या होता है, पेरिक्लाइनली और एंटीक्लाइनली डिवीजन होता है। अब पेरिक्लाइनली एंटीक्लाइन डिवीजन होगा तो कई सारे स्तर बनाएंगे, लेकिन डिवीजन सर होगा तो किस में होगा, पहले आर्ची स्पोरल सेल डिवाइड करेंगे या पहले पेराइटल सेल डिवाइड करेंगी। तो बच्चा पहले जो डिवाइड करेंगी वो पेराइटल सेल डिवाइड करेंगी, और पेराइटल सेल डिवाइड करके कई सारे स्तर बनाती हैं, कई सारे लेयर बनाती हैं। बाहर की तरफ एंडोथीसियम होता है, उसके बाद 2-3 मिडिल लेयर होती हैं, फिर आपका टैपेटम होता है। फिर आपकी स्पोरोजिनस सेल डिवाइड करती हैं और डिवाइड करके ढेर सारी स्पोरोजिनस सेल का निर्माण कर देती हैं, और स्पोरोजिनस सेल आगे चलकर माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करता है, जिसमें रिडक्शन डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, और उनसे टेट्राएड हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो स्ट्रक्चर बड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा बनाने का प्रयास करूंगा मैं कि ये देखिएगा स्ट्रक्चर, यह आपका पॉलन
सैक का स्ट्रक्चर है, 4 पॉलन सैक, वही 4 माइक्रोस्पोरेंजियम की बात जो हम कर रहे थे, अब उसमें लघु बीजाणुधानी या परागकोश की बात करेंगे। अब पेराइटल सेल डिवाइड हुआ और डिवाइड होकर बाहर की तरफ, सबसे अगर मैं बात करूं, देखिएगा सबसे बाहर की तरफ एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको मैं कहने वाला हूं इंडोथीसियम। क्या कह रहा हूं भाई? इंडोथीसियम है। तो बाहर की तरफ जो है आपका वो कहलाएगा इंडोथीसियम। थोड़ा सा चलो ठीक है, बड़ा बनाना है लेकिन थोड़ा सा एक बाहर कर दे रहा हूं। ये बाहर की तरफ एक स्ट्रक्चर बना था जिसको हम कहते हैं भैया इंडोथीसियम कहते हैं। ये हमारा क्या है? इंडोथीसियम है। और अंदर की तरफ कई सारे स्तर बनाता है, 2 से 3 स्तर। ये देखिएगा 1 2 एंड 3। ठीक, या इसको मैं इरेज कर दूं। ये देखिएगा ये, और ये हमारा हो गया टैपिटम। क्या हो गया? टैपिटम हो गया। और इसी ये हमारे स्ट्रक्चर बन गए। पेराइटल सेल ने डिवाइड किया, ये हमारा जो बाहर की तरफ देख रहे हैं इसको हम कहते हैं बच्चों इंडोथीसियम कहते हैं। इंडो ENDOTHE इंडोथीसियम, इंडोथीसियम कहते हैं। ये जो 2-3 लेयर देख रहे हैं इनको कहते हैं मिड लेयर कहते हैं। 2-3 आपके मिड लेयर हैं। ये इंडोथीसियम फाइबरस लेयर होता है। और जो ग्रीन कलर से देख रहे हैं ये आपकी लेयर है टैपिटम कहते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम भी है। इसका मुख्य इंपॉर्टेंट जो काम है वो क्या है बच्चों? वो जो स्पोरस या जो स्पोरोजेनस सेल बनती हैं, जो परागकण बनते हैं, उनको ये पोषण देने का काम करता है कहीं ना कहीं। तो मैं ये कहूँ कि टैपिटम जो है हमारा, टैपिटम यहाँ जो परागकण बन रहे हैं बच्चों, देखिएगा मैं ग्रीन कलर से ही बना दे रहा हूँ छोटे छोटे। तो ये हमारी स्पोरोजिनस सेल, कई सारी स्पोरोजिनस सेल का निर्माण हुआ। अब ये जो इस ग्रीन कलर से मैं छोटी छोटी सेल्स बनाई हैं, इनका निर्माण इस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में पेरिक्लाइनली एंटीक्लाइनली डिवेन हुआ है और आपकी ढेर सारी स्पोरोजिनस सेल बन गई हैं बच्चों। तो इनको हम क्या कहते हैं? इस ग्रीन वाले को हम कहते हैं स्पोरोजिनस सेल कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? स्पोरोजिनस सेल। नाम से ही याद रखिएगा कि जब स्पोर आ गए मतलब कहीं ना कहीं ये हमारे आगे चल के स्पोर वाली रचना को बनाएंगे। और यहाँ से मैं इनको कनेक्ट कर दूं थोड़ा सा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा एपिडर्मिस। क्या कहलाएगा? एपिडर्मिस कहलाएगा। यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ एपिडर्मिस। एक चीज़ और होती है इसमें मध्य में क्या होता है बच्चों? मध्य में हमारा होता है कनेक्टिव होता है, जो इन लोब्स को बांटने का काम करेगा। 4 लोब होते हैं, प्रत्येक लोब में ऐसे स्ट्रक्चर हमको ड्रॉ करना है। तो यहाँ जो बीच में होता है वो क्या होता है? हमारा कनेक्टिव होता है। क्या होता है बच्चों? कनेक्टिव। जो चारों लोबों को, दोनों लोब को या दोनों चारों लोब को 2 पालियों में डिवाइड करता है, कनेक्टिव होता है। ठीक है, यहां तक की बातें हो गई। अब स्पोरोजिनस सेल जो है वो वृद्धि विभाजित हो करती है। स्पोरोजिनस सेल में क्या होता है? वृद्धि विभाजन होता है। और वृद्धि विभाजन होने के फलस्वरूप ये क्या बनाती हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करती हैं। तो अगर मैं बात करूं कि जो आपका प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है उसमें विभाजन होता है और विभाजन करके स्पोरोजिनस सेल बनाती हैं। कई ढेर सारी स्पोरोजिनस सेल बनती हैं जिससे आगे चल के वृद्धि विकास करके क्या बना देती हैं? आगे चल के आपकी बन जाती हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बन जाती हैं आपकी? ये आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहां पे लिखे दे रहे हैं हम माइक्रोस्पोर मदर सेल। इनका नेचर कैसा है बच्चों? जिनका नेचर है 2n या डिप्लॉयड है। तो मैं ये कहूं कि ढेर सारी संख्या में स्पोरोजिनस सेल बनते हैं और स्पोरोजिनस सेल
का जो निर्माण है वो आगे स्पोरोजेनिक सेल जो बनती हैं वो आगे वृद्धि विकास करती हैं और वृद्धि विकास करके माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल में विभेदित हो जाती हैं। अब माइक्रोस्पोर जो मदर सेल है वो स्पोरोफिटिक जनरेशन की सबसे अंतिम कोशिका है और सबसे अंतिम कोशिका इसलिए है क्योंकि इसका जो नेचर है वो डिप्लॉयड है बच्चों। कैसा है? डिप्लॉयड। इसलिए हम ये कह सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल इज द लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल स्पोरोफिटिक जनरेशन की अंतिम कोशिका होती है। पुष्प के या हम कहते हैं आवृतबीजी पौधों में दो चक्र देखने को मिलते हैं, एक स्पोरोफिटिक और दूसरा गिमेटोफिटिक। अगर मैं स्पोरोफिटिक की बात करूं या स्पोरोफाइट की बात करूं तो पौधे की वह अवस्था है जीवन काल की जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कोशिका में दुगुणित होती है। तो स्पोरोफिटिक की अंतिम जो कोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी उसमें केवल डिप्लॉयड नेचर हमको देखने को मिलेगा। फिर आगे इसमें मियोसिस डिवीजन होता है, सूत्रीय विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप हमारे पास ढेर सारे परागकण बनते हैं बच्चों, जो अगुणित कोशिका हो जाती है। और जब अगुणित हो जाएगी तो सीधी सीधी बात कह दें कि स्पोरोफाइट जनरेशन की वहां पे क्या हो जा रहा है, स्पोरोफाइट जनरेशन खत्म हो जाएगी, दूसरी जनरेशन गेमेटोफिटिक जनरेशन तैयार हो जाती है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें होता है भैया हमारा रिडक्शन डिवीजन। क्या होता है? रिडक्शन डिवीजन होता है, या हम कहते हैं मियोसिस होता है, MEIOSIS मियोसिस होता है। और मियोसिस के फलस्वरूप 1 से 4 ढेर सारी थी, हम अगर बनाएं तो 1 से क्या बना दें भाई, 4, ठीक है। और उसके बाद हमारी क्या बनती हैं, उसके बाद हमारा टेट्राइड हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनता है। एक बन गया, सॉरी यहाँ पे 1 से 2, 2 से 4 और फिर आपका एक टेट्राइड हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बन गया। ये हमारा क्या है, ये है हमारा टेट्राइड हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर है। क्या बच्चों? माइक्रोस्पोर, जिसका नेचर कैसा है, जिसका नेचर है हमारा N है। ठीक, क्लियर है यहां तक की बातें? तो फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से माइक्रोस्पोरेंजियम में लघु बीजाणुधानी का डेवलपमेंट हुआ है, उसमें परागकोश कैसे बने हैं और परागकोश में पॉलन ग्रेन, आप ये हमारा जो है ये पॉलन ग्रेन है, लेकिन अभी पॉलन ग्रेन नहीं कहेंगे, अभी हम इसको माइक्रोस्पोर कहेंगे क्योंकि अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है। अभी पॉलिनेशन होने के लिए इसका मैच्योर होना जरूरी है। तो फिर से एक बार टॉपिक को हम रिवाइज करा दे रहे हैं। हमको क्या पढ़ना है, स्टेमेन का विकास कैसे हुआ। स्टेमेन का जो निर्माण है ये थैलमस पर छोटे छोटे उभार के रूप में होता है और छोटे छोटे उभार के रूप में निर्माण होने के बाद ये वृद्धि विकास करते हैं और हमारा जो स्टेमेन है 2 भागों में बढ़ जाता है। आगे का जो भाग है वो फूला हुआ होता है, इसको एंथर कहते हैं, और पीछे का भाग जो फिलामेंटस होता है, जो बेस पार्ट होता है। एंथर जो हमारा जो जनन क्रिया में बच्चों भाग लेता है, जनन क्रिया में भाग लेने की वजह से इसको हम फर्टाइल पार्ट कहते हैं, और जो आपका फिलामेंट है उसमें वो स्टेराइल होता है क्योंकि वो जनन क्रिया में भाग नहीं लेता है। अब वृद्धि विकास कर गया, यंग एंथर हो गया, अगर उसको हम काट के उसका टीएस काटें तो हमको कुछ इस तरीके से बल्क ऑफ सेल्स मिलेंगी जिसको हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। और फिर इसमें से कोशिकाएं जो हैं वो वृद्धि करती हैं, विकास करती हैं और हाइपोडर्मल माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल का निर्माण करती हैं, जिनसे हमारा क्या बनेगा, जिनसे हमारा माइक्रोस्पोर या हम ये कह सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम का विकास होगा। तो प्रत्येक एंथर जो हमारा ये था, प्रत्येक अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम का निर्माण करता है और प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम का जो ये हमारा एक माइक्रोस्पोरेंजियम आप देख रहे हैं लघु बीजाणुधानी है, तो प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम का जो विकास है वो इन्हीं हाइपोडर्मल इनिशियल सेल के द्वारा होता है। अब मैं कह दूं इन्हीं से ये हमारा स्पोरेंजियम बन गया, लेकिन बीच का जो स्टेप है थोड़ा समझिएगा कि हाइपोडर्मल माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल अगर इस तरीके से होती है, डिवाइड करती हैं और विभाजित होकर 2 भागों में बढ़ जाती है, पेरिक्लाइनली और एंटीक्लाइनली
परिणत और अवनत दोनों तरह से डिवीजन होता है। और स्पोरोजिनस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल या आर्चियोस्पोरल सेल बनाती है जो अंदर की तरफ होता है, और पेराइटल सेल या प्राइमरी वॉल सेल जो बाहर की तरफ होता है। अब पहले पेराइटल सेल डिवाइड करती हैं, डिवाइड करके बाहर की तरफ एंडोथीसियम का लेयर बनाती हैं जो फाइब्रस लेयर होता है। फिर हमारा 2-3 मिडिल लेयर का निर्माण होता है, और फिर आपकी टैपेटम का निर्माण होता है जो क्या है, जो एक पोषक स्तर है बच्चों। क्या है? पोषक स्तर है जो विकासशील परागकण को पोषण देने का काम करता है। विकासशील परागकण को पोषण देने का काम करता है। भाई अब जो परागकण बनने वाले हैं उनको भोजन कहां से मिलेगा? उनको वृद्धि विकास करने के लिए भोजन कहां से मिलेगा? तो ये जो टैपेटम है बच्चों, यहीं से इसको पोषण मिलता है। तो टैपेटम इज अ न्यूट्रिटिव लेयर। और उसके बाद आपका जो प्राइमरी स्पोरोजिनस आर्चियोस्पोरल सेल है, नाम से ही याद रखिएगा स्पोरोजिनस सेल मतलब कहीं ना कहीं ये स्पोर का निर्माण करने वाली हैं। तो इसमें पेरिक्लाइनली और एंटीक्लाइनली डिवीजन होता है, और डिवीजन होने के बाद ये क्या बना देती हैं, विभाजित होकर बहुत ढेर सारी संख्या में, हम कहते हैं ज्यादा मात्रा में ये स्पोरोजिनस सेल का निर्माण करती हैं। और स्पोरोजिनस सेल अंत में विभाजित होकर माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करता है, जिनसे रिडक्शन डिवीजन होता है, जिससे प्रत्येक से माइक्रोस्पोर 4 आपके हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बन जाते हैं। अब यहां से माइक्रोस्पोर बना, पहले रिडक्शन डिवीजन हुआ 1 से 2, 2 से 4 हुए, फिर 4 से आपका टेट्राइड हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया। अभी इसको माइक्रोस्पोर कहते हैं क्योंकि ये अभी क्या हुआ बच्चों, ये अभी मैच्योर नहीं हुआ है, अभी ये परागण क्रिया के लायक नहीं हुआ है, अभी इसका परागण नहीं होगा। क्योंकि जब ये मैच्योर हो जाएगा, एंथर मैच्योर हो जाएगा, एंथर फटेगा, ये निकलेगा और परागण करेगा। ठीक है, तो अब देखिएगा ये इसमें जो नेचर है वो गुणसूत्रों की संख्या है n। इसका मतलब ये जो है, अब हमको कोशिका में n नेचर मिलना स्टार्ट हो गया, मतलब गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई। तो ये हम कह सकते हैं पुष्प पौधे की गेमिटोफाइट जनरेशन की प्रथम कोशिका होगी बच्चों। ठीक है, अब देखिएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल से हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनने की जो प्रोसेस है, यहां से बच्चों यहां तक माइक्रोस्पोर मदर सेल से टेट्राइड हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनने की जो प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन। क्लियर है यहां तक की बातें? अब टेट्राइड हैप्लॉइड क्यों बना? ढेर सारे शेप में आपके हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको केवल एक पढ़ना है, टेट्राइड हैप्लॉइड की बात करना है, इसलिए हम केवल यही बात करेंगे। तो कई सारे आपके हम कहते हैं टेट्राहेड्रल होता है, आइसोबाइलेटरल होता है, डिस्कस्ड होता है, डेक्यूसेट कह सकते हैं, डेक्यूसेट टाइप का होता है, टी शेप्ड का होता है, और लीनियर होते हैं। लेकिन हमको आप क्लास 12th के सिलेबस में टेट्राइड हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर की बात करनी है जो हमारे ये बन गए हैं। वैसे माइक्रोस्पोर जो है कई आकार में पाए जा सकते हैं। आपका टेट्राहेड्रल होता है, आपका आइसोबाइलेटरल होता है, आपका डेक्यूसेट होता है, आपका टी शेप्ड होता है, और आपका लीनियर होता है। क्लियर है बच्चों यहां तक की बातें? तो ये हमारा 2 टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी या परागकोश का विकास कैसे हुआ है बच्चों, और उसमें परागकोश में हमारे जो है परागकण कैसे बने हैं। ठीक, तो आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको कंटेंट हमारा कैसा लगा। प्योर हिंदी मीडियम का बैच है, प्योर हिंदी मीडियम आपको इसमें पढ़ना है। क्लास 12th की बात जो करनी है, बस आपको टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा इंग्लिश में बताना है, क्योंकि आप आगे चल के बीएससी वगैरह जब करेंगे तो आपको टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में ही सीखनी है, इसलिए आप टर्म को इंग्लिश में जरूर याद करिए, आसानी से याद भी हो जाते हैं। अब जैसे लघु बीजाणुधानी और लघु बीजाणुजनन, बात वही है, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब लघु बीजाणुधानी है, और स्पोर माइक्रोस्पोरेंजिस का मतलब लघु बीजाणु जनन है। ठीक है, तो बच्चों आज का जो ये लेक्चर था बड़ा ही अच्छा गया। अगर आपकी समझ में आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। देखते रहिए, हमारा नेक्स्ट लेक्चर जल्द ही आएगा, और आपको सारे टॉपिक क्लास 12th के समस्त चैप्टर्स के टॉपिक आपको हमारे चैनल फ्री पाठशाला पर अवेलेबल हो जाएंगे। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।